पढ़ेंगे, नोट्स के साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या चीजें पढ़ी थी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज ए कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट और सेलुलर, है ना, इम्प्रूवमेंट फॉर द बेनिफिशियल यूज। किसी भी सेल का या किसी भी लिविंग का इम्प्रूवमेंट आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है ना। और एक और इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं अपन लोग, ऐसे समझ सकते हैं, इट इज एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑन बायोलॉजिकल एजेंट और ऑर्गेनिज्म फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है इसमें मॉडर्न प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या किया जाता है और एडवांस किया जाता है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी कुछ कहानी है। और जब हम लोग बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टअप क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टअप अपन बात करेंगे यहाँ पे। लुई पाश्चर का नाम सुना है तुम लोगों ने? लुई पाश्चर, है ना। लुई पाश्चर जिसने, अगर किसी को ढंग से पता हो, लुई पाश्चर जिसने फर्मेंटेशन प्रोसेस करी थी। फर्मेंटेशन प्रोसेस जानते हो? जानते तो हो लेकिन बताओगे नहीं। 10th क्लास में आप लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था विदाउट ऑक्सीजन, वहां पे फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे? इथेनॉल का प्रिपरेशन कर रहे थे, एल्कोहल प्रिपरेशन। वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस थी वो दुनिया में सबसे पहले करी थी लुई पाश्चर। तो उसको फादर ऑफ बायोटेक बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी की अपन बात करेंगे तो अभी तो नए वाले, मतलब जो अभी एडवांस वाला है या लेटेस्ट वाला, वो कोई दूसरे को कंसिडर किया जाता है। दूसरा कौन है यहाँ पे? ठीक है, तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले उसी का नाम आता है, कार्लो इरेकी, है ना। कार्लो इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिसने बायोटेक्नोलॉजी टर्म ही 1919 में दिया था, कार्ल इरेकी, है ना। और उससे पहले आपको मैंने बता रखा है ना, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर को उससे पहले बोला जाता है क्योंकि लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन के थ्रू बात करी थी। और जब अपन इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में हु इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो जब आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में आप लोगों को ध्यान रखना, एक प्रोफेसर था लाल, प्रोफेसर वीरेंद्र लाल चोपड़ा, जिसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये हिस्ट्री वाला पोर्शन क्या है कि अपन बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में सब मेंशन नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है। कल जो मैंने पूरा टॉपिक, एक ही टॉपिक इस पे, एक ही चीज पे लिया था, काय पे लिया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या करते हैं, ऑर्गेन क्या साथ में कुछ, देखो, बताया गया था कि एक ऑर्गेनिज्म लिया गया, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग प्लाज्मिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? प्लाज्मिड। और उस प्लाज्मिड के साथ में हम लोग क्या ऐड करते हैं? फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये प्रोसेस अपन ने कल पढ़ी थी, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये चीजें आपको मैंने कल समझा दिया था। ठीक है, और एक सेकंड रुको, मैं एनसीईआरटी पे ले लेता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी लिए बिना काम नहीं चलेगा। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, तो कल मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया था, जीन क्लोनिंग क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया था, जीन ट्रांसफर क्या होता है ये भी एक्सप्लेन किया था, प्लाज्मिड मैंने आपको बता दिया था। ये चीजें तो आपको फिर से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इनमें तो नोट्स में भी कोई डेफिनेशन चेंज वगैरह नहीं होगी, जो है वही रहेगी इसमें, है ना। जैसे कि जीन क्लोनिंग की बात करी थी, तो पुराने डीएनए से नया डीएनए बनाना। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर, ये चीजें तो इसमें तो कोई खास चेंज अपने को देखने को मिलने वाले है नहीं। चाहे आप नोट से पढ़ो किसी भी चीज से पढ़ो, जो मैंने आपको समझाया था वही सारी चीजें रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और
अगर अपन और थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, तो 1972 कोलेन एंड बेयर, देखो ये जितने भी साइंटिस्ट इससे पहले मैंने बताया, उन लोगों की जो बायोटेक्नोलॉजी थी ना, वो प्रॉपर बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी। बायोटेक्नोलॉजी थी तो सही, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं थी। तो प्रॉपरली इसको किसने सबसे पहले बताया, मतलब डीएनए को सच में ट्रांसफर किसने किया, तो कोलेन एंड बेयर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इनने 1972, इनमें क्या किया था, एक प्लांट था, उस प्लांट की रूट में, है ना, रूट से डीएनए निकाल के, और इसने कहाँ पे उसको ट्रांसफर किया था, स्टेम या फिर शूट में ट्रांसफर किया था। कोलेन एंड बेयर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इनने रियल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था सबसे पहले। इनने एक डीएनए, जानते हो ना, जिसको अपन कौन सा पोर्शन बोलते हैं, अपर पोर्शन, जहाँ पे स्टेम वगैरह सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, सर। और उसके बाद में, हाँ, सर एक बार वापस समझा दो, आपकी आवाज कट रही थी। यस सर। देखो भाई, सुनना फिर से। अभी अपन ने जितने भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, लुई पाश्चर वगैरह वगैरह, तो इनकी कहानी ये है कि इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता है। लेकिन इनने, अगर अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उस तरीके से काम नहीं किया। उस तरीके से जो काम किया था, वो किया था 1972 में कोलेन एंड बेयर। कोलेन और बेयर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इनने एक प्लांट को लिया, और प्लांट की रूट में से डीएनए को निकाला, और उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया, शूट में ट्रांसफर किया। तो इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या किया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पोज एंड बर्ग का नाम आता है। पोज एंड बर्ग, ये दो नाम नहीं, एक ही नाम है। ठीक है, इनने रियल तरीके से समझाया गया कि जीन का ट्रांसफर कैसे करेंगे। इनने एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में इसको ट्रांसफर किया था। ये 4-5 नाम है, ये हिस्ट्री है, ज्यादा अपने को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बट ऐसे ही जब अपन पढ़ते हैं तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को जो सबसे मेन चीज है, जो क्वेश्चन जहां से आता है, अपना पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है प्लाज्मिड से। कहां से आता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, कल मैंने आपको प्लाज्मिड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्लाज्मिड को अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहें, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, है ना, या फिर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सर्कुलर पार्ट। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, आप अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर क्रोमोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट एक सर्कुलर फॉर्म में एक अलग से मतलब डीएनए जैसी एक चीज पाई जाती है, जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। और इस प्लाज्मिड का यूज काय के लिए किया जाता है, डीएनए को इसके साथ में इंसर्ट करते हैं, तो इसको एज ए वेक्टर के तरीके से, वेक्टर मतलब जो उस डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा, एक्स्ट्रा एज डीएनए। ए वेक्टर हम लोग यूज करेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आज जो हमारा प्रोसेस, मतलब जो मेन चीज रहेगी, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं। जैसे एनसीईआरटी को अपन ने कल प्लाज्मिड तक पढ़ लिया था। इस प्लाज्मिड के अलावा अब आप देखो, एनसीईआरटी को देखो, पेज नंबर 164। तो पेज नंबर 164 का जो आखिरी पैराग्राफ है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। लेट अस नाउ फोकस फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। The constructions of first recombinant DNA emerge from possibility of linking of gene encoding एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ ना है, रेजिस्टेंस विथ प्लाज्मिड। इसमें प्लाज्मिड को ये यार पूरा वर्ड क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरे को समझ में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स लिखा है क्या, एनसीईआरटी में खोल के देखो जरा। इनकोडिंग एंटीबायोटिक्स ही है ना, सर। रेजिस्टेंस। हाँ, यस सर। तो मतलब देखना, यहाँ पे ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जो प्लाज्मिड है ना, उसके साथ में कभी भी कोई भी दूसरा बैक्टीरिया वायरस नहीं आना चाहिए। मतलब अगर कोई भी दूसरी चीज उसके साथ में आ जाएगी, तो उसकी भी ग्रोथ होगी। जैसे अपन ने कल किसकी बात करी थी, विट्स की बात करी थी। विट्स की बात करी थी ना, आपको मैंने समझाया था ना, प्लांट्स के साथ में विट्स क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट, अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, वैसे वाली चीजें। तो जो प्लाज्मिड है, उसको
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाया गया, मतलब उसके उसमें कोई भी दूसरा लिविंग एंटर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, स्टैनलेन कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। 1972 के बारे में बोला गया है, और इनके बारे में बोला गया है कि आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंसिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि उससे पहले जितने भी मतलब जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं जिनने एक्सपेरिमेंट किया गया है, उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो बायोटेक्नोलॉजी में किया तो गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जीन का ट्रांसफर नहीं किया गया था। लेकिन ये जो नाम आया यहाँ पे, किस किस का नाम आया? बॉयर का नाम आया, कोहेन का नाम आया। तो कोहेन एंड बॉयर को एज ए फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि रियल शुरुआत इनने करी थी इसकी। इससे पहले वाले लोगों ने तो कोई अपने अपने तरीके से करा, लेकिन वो जीन ट्रांसफर नहीं करे थे। इन लोगों ने क्या करा था? जीन ट्रांसफर किया था। ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए, है ना, विथ अ स्पेसिफिक लोकेशन, है ना, बिकम पॉसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इन लोगों ने प्लाज्मिड को जो निकाला ना, तो उसके लिए कुछ टेक्निक यूज करी। टेक्निक क्या यूज करी? मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर जानते हो ना, कैंची। तो प्लाज्मिड को निकालने के लिए इनके द्वारा एक मॉलिक्यूलर सीजर यूज किया गया, जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब ये एक एंजाइम है। जैसे आपने ट्रिप्सिन का नाम सुना है, रेनिन का नाम सुना है ना, अमाइलेज का नाम सुना है, तो किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड आउट करवाते हैं। वैसे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सीजर है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये काय में हेल्प करता है? डीएनए को कट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? किसी भी डीएनए को काटने में क्या करता है? मदद करता है। द कट पीस ऑफ अ डीएनए वाज देन लिंक्ड विथ प्लाज्मिड डीएनए। एक डीएनए से कट करेगा और फिर उसको काय के साथ में ऐड करेगा? प्लाज्मिड डीएनए के साथ में, है ना। दीस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर। और यहाँ पे प्लाज्मिड किसकी तरह बिहेव करता है? वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज ए इंसेक्ट वेक्टर। अब अपन ने कल पूरा, मैंने आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया था। आपको मैंने इसलिए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जिस तरीके से प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है, उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेस होती है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप काम उसमें होते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। इसने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग पूरी बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। जैसे 3 पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं? सबसे पहले जो काम होगा, आखिरी की 3 लाइन, पेज नंबर 165, फर्स्ट पैराग्राफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। मतलब हम जिस डीएनए को ट्रांसफर करना चाहते हैं, देखना भाई, समझना मेरी बात को, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, हम इस डीएनए को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। और इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? इसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले इस वाले डीएनए में से आपने ये वाला डीएनए जो निकाला है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। इट मींस हम लोगों को डीएनए का वो पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जो अपने को सच में रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी पार्ट काट के कहीं पे भी लगा देंगे। जो वर्किंग डीएनए है, जैसे मैंने आपसे जीन की डेफिनेशन पूछी, तो किसी ने बोल दिया कि सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? कि डीएनए का तो कोई भी सेगमेंट हो सकता है। हमें एक पर्टिकुलर कोडिंग पार्ट चाहिए। तो ये डिजायरेबल जीन का मतलब क्या है? जो यूजफुल हो हमारे लिए। अननेसेसरी डीएनए को निकाल के हम लोग क्या करेंगे? तो यूजफुल डिजायर्ड डीएनए को हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल डीएनए इनटू होस्ट। अब जो आपने डीएनए निकाला, है ना, विथ द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, उसको काय में ऐड करेंगे हम लोग, या किस में इंट्रोड्यूस करेंगे? होस्ट में ऐड करेंगे। होस्ट कौन? जैसे 2 मिनट के लिए यहाँ पे लो, वो जो प्लाज्मोडियम था, उसको किसने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया था? मॉस्किटो ने एंटर किया था। तो वैसे ही जो फॉरेन डीएनए है, जिसको प्लाज्मिड की मदद से
हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मतलब होस्ट, जिसके भी साथ में अपने को जोड़ना है, उसकी बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसको अगर आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं अभी समझाता हूँ, अभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। 2 मिनट रुकना भाई। ये देखो, इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग थोड़ा सा जल्दी समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, ये चूहा दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है चूहा लिखा हुआ है यहाँ पर, रेड? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है अभी? क्लियर नहीं है सर, क्लियर क्लियर नहीं क्लियर है नहीं आ सर रहा मेरे सर, इसमें क्लियर। सर। एक एक काम करो सेकंड सर, रुक जाओ। हाँ फोटो मैं खींच समझ के। गया, तुम मत बोल। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। अब देखो, डायग्राम के पास आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसी चीज को यहाँ से समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत बेटर तरीका है समझाने का, इससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब ये वाला जो डायग्राम मेरे द्वारा डाला गया है, इसमें आप लोग एक डीएनए, एक चूहे को देख पा रहे हो, चूहा दिख रहा है आपको? और ये जो चूहा है, ठीक है, ये जो चूहा है, इसमें से देखना, प्रोसेस समझना करते क्या है। इस चूहे से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टेशन ऑफ इंसुलिन, मतलब उसने जो बोला है ना डिजायर्ड जीन, तो डिजायर्ड जीन को यहाँ से चूहे से क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, है ना? इसके पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब उस डिजायर्ड जीन को फिर आप लोग किसके साथ में ऐड करोगे? ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, जिसको हम लोगों ने बोला है प्लाज्मिड। ये गोल गोल सा बना रखा है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, तो इस जीन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना और किसके साथ में जोड़ना, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना। और प्लाज्मिड के साथ में आप लोग जब जोड़ते हो तो हमें और कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लाइसोजाइम एंजाइम लिखा हुआ है। अभी हम लोग एंजाइम को भी पढ़ेंगे सही, लेकिन बातों को समझ लो। चूहे से निकाला गया, प्लाज्मिड में ऐड किया गया, और प्लाज्मिड में ऐड करने के बाद में इस प्लाज्मिड को हम एक बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। क्या करेंगे, ये जो एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, उस बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। तो जब आप इसको बैक्टीरिया के अंदर डालोगे तो ये जो प्लाज्मिड है, अब इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा फेवरेबल कंडीशन। क्या मिल जाएगी इसको, फेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ही इस प्लाज्मिड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पे ग्रो करेगा, मतलब अपने नंबर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसमें देखो, ये वाला जो छोटा सा मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये वाला डायग्राम बना रखा है, ये हमने इस प्लाज्मिड के साथ में क्या कर रखा है, डिजायर्ड जीन लगा रखा है। ये एक अलग से जीन लगा रखा है। तो जब इसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे, बहुत सारे। तो जब ये बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे तो इसके अंदर डीएनए में भी क्या, मतलब डीएनए का भी क्या होंगे, नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का नंबर इंक्रीज होगा, तो जो हमारे द्वारा डाला गया है डीएनए, उस डीएनए का अमाउंट भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो अपने को एक छोटे से पीस किससे, एक छोटे से पीस से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डीएनए क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बहुत सारा डीएनए कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं एक छोटे से पीस से, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल होगा जीन क्लोनिंग से। मतलब वो जीन जो डीएनए है, वो बार बार अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। किसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, उस बैक्टीरिया के अंदर। तो उससे क्या हो जाएंगे, बहुत सारा डीएनए बन जाएगा। और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और उसका फिर हम लोगों को, जैसे मान लो इंसुलिन चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, तो उसका हम लोग पर्टिकुलर तरीके से यूज कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ या नो बोलो। सर प्रॉपर नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास तीसरा आइडिया भी है, वो मैं जानता हूं, तो उसको मैं आपको तरीके से बताता हूं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
है ना, एनिमेशन वीडियो। देखना भाई, अब आप लोग यहाँ से समझना, अपन एक 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो चलाएंगे। उस वीडियो में अगर आपको कोई तकलीफ आए तो मेरे को बताना। इसको बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ से बोलता जाऊंगा, आप लोग समझते जाना। स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आपको नहीं आएगी, बस स्क्रीन शेयर होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रहा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबको दिख रहा है? हेलो, हाँ ना बोलो जल्दी से। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। दिख रहा यस है। सर, दिख रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये क्या बताना चाह रहा है अपने को, इतनी देर से मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, देखो बेटा, एक कोई भी, जो यहाँ पे इसने बोला फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ए डोनर सेल और ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड, मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी इसकी मदद से, क्या कर रहा है, डीएनए को आइसोलेट कर रहा है। आइसोलेशन जानते हो आप लोग, आइसोलेशन का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म से डीएनए को यहाँ से क्या करना, निकालना। तो फिर से देखना, एक बार फिर से मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ। तो ये बताना क्या चाह रहा है अपने को, ये अपने को ये बताना चाह रहा है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक एक्स वाई जेड ऑर्गेनिज्म है, उससे डीएनए के पार्ट को निकाला जाता है। ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है ना, आइसोलेट कर रहा। निकालना मतलब आइसोलेशन करना। और उसको आइसोलेट करने के बाद में किसके साथ में ऐड किया जाएगा, प्लाज्मिड के साथ में। देखो अभी दिखाएगा अपने को, ये कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा। गलत वीडियो तो नहीं चल रही है? नहीं चला, बहुत बढ़िया। अब बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बता रहा है। ये देखो भाई, ये डोनर सेल है, और इस डोनर सेल के अंदर कौन है, डीएनए रखा हुआ है। उस डोनर सेल में से हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, और उसको किसके साथ में ऐड करेंगे, इस प्लाज्मिड के साथ में। देखो यहाँ पे ये डीएनए है, जीन जिसको जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट है, इसको हम क्या कर लिया, हमने ये आइसोलेट कर लिया। समझ में आ गया भाई, इतना समझ में आया? अब ये जो जीन आइसोलेट किया गया है, इसको किसके साथ में ऐड करना है, इस प्लाज्मिड के साथ में ऐड करना है। तो पहले उस बैक्टीरिया से अपने को क्या करना पड़ेगा, इस प्लाज्मिड को भी निकालना पड़ेगा। ये प्लाज्मिड हमने निकाल लिया, है ना। अब इस प्लाज्मिड को कट करेंगे, कट करके, और इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ये जो डीएनए हमने हमारे द्वारा निकाला गया है, उसको वहां पे उसके अंदर लगाया जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सा मोलिकुलर चीज यूज करेंगे, इसने बताया ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो हमारे द्वारा डीएनए कट निकाला गया है, उसको एक प्रॉपर जगह से क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा, और फिर उसको प्लाज्मिड के अंदर ऐड किया जाएगा। ये देखो, इधर से हमने इसको, ये फॉरेन डीएनए रेड कलर वाला, और ये प्लाज्मिड है जिसके अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये क्या कर दिया जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाएगा। अब जहां इसको ऐड किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ पे एक और दूसरा एंजाइम हम लगाएंगे, डीएनए लाइगेज। ये ग्लू का काम करेगा, ग्लू मतलब चिपकाने का। तो ये क्या कर दिया उसने, अपन इसको एक एक स्टेप पढ़ेंगे, पर ये अपन पहले समझने के लिए हमारा दिमाग में एक इमेज होना चाहिए। अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। मतलब फॉरेन डीएनए, उसको हमने किसके साथ में जोड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया आपका, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या डीएनए। अब देखना, अब इस प्लाज्मिड को हम लोग क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को यहां से लेने के बाद में, है ना, एक बैक्टीरिया के अंदर क्या करेंगे, हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। ये इसने तो बताया नहीं भाई, इतना जल्दी में था क्या है। रुक जाओ रुक जाओ, शांति लो शांति लो। एनिमेशन वीडियो इतना छोटा था कि ये, चलो देखते हैं दूसरा, एक और देखते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं प्रोसेस, उसके बाद में मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आपके दिमाग के पास में क्या होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर आपके पास में इमेज नहीं है तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ये आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वापस से वैसे शुरू कर रहा है कि जो डीएनए होता है, उसमें से हम लोग उसका एक कोई भी पार्ट काटेंगे। किसकी मदद से काटेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से काटेंगे। पहले आप देख लो, बाकी चीजें समझाना लिखवाना तो मैं समझा दूंगा, बस आपको एनिमेशन समझ में आ जाना चाहिए। ये तो पूरा टॉपिक का ही नाम दे दिया उसने, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। ये पढ़ा रहा है कि एनिमेशन बता रहा है? हाँ, ये डीएनए को आइसोलेट करता हुआ बता रहा है। ये एक डीएनए को कट किया जा रहा है। हम्म, ठीक है। और इसको कट करने के बाद में क्या किया जा रहा है,
नौ मिनट का है सर वीडियो। नहीं नहीं, इसको जल्दी कर देंगे अपन, डोंट वरी। अच्छा, वो एक एक चीज बता रहा, अब इसमें से क्या कर रहा है, वो प्लाज्मिड को मतलब कर रहा है। भाई थोड़ा जल्दी बता दे यार। ये एंजाइम बताया इसने अलग अलग, काइटिनेस, बैक्टीरियल, किसमें कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, अगर वो बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं तो क्या कौन सा एंजाइम यूज करेंगे। ये देखो प्लांट सेल वाला बता रहा है, इतना लंबा नहीं चाहिए अपने को। अरे कोई भी ढंग से नहीं बता रहा यार, मुझे ये सब वीडियो नहीं जम रहे, रुक जा। इतने लंबे चौड़े बता रखे हैं। यही देखा था ना अपन ने, सबसे पहले यही देखा था ना। फिर 2 मिनट का था और ये 4 मिनट का है, 1 सेकंड। इसको एक बार और देखते हैं। उसका सेकंड पार्ट है, चलो कोई बात नहीं। वो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे ह्यूमुलिन बना रहा है, ह्यूमुलिन का मतलब होता है इंसुलिन। इंसुलिन को सबसे पहले क्या नाम दिया गया था, है ना। तो ये क्या किया गया था, प्लाज्मिड तो अपन ने वहां बना लिया था। अरे यार ये तो फिर से चालू हो गया। काट दिया, ठीक है। इसको लगा दिया प्लाज्मिड में, ठीक है। आगे बता। हाँ ये लगा दिया, अब इसके बाद में क्या किया जाएगा। अब लाइगेज से इसको चिपका भी दिया। अब इसको बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, ये बता नहीं रहा है इसको। और बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है। ये रिकॉम्बिनेंट ये है। अब दूसरी चीज में क्या किया जाता है, एक बैक्टीरिया सिलेक्ट किया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये देखो एस्केरियस कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। इसको क्या किया जाता है, उस रिकॉम्ब वो जो प्लाज्मिड था ना, उसको इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। ये देखो अब ये प्लाज्मिड किसके अंदर आ गया, उस बैक्टीरिया के अंदर आ गया। और बैक्टीरिया के अंदर आने के बाद में ये प्लाज्मिड अपने आप को क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट करेगा मतलब अपने नंबर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, कैसे इंक्रीज करेगा, बता भाई जरा। कल्चर करवा रहा हो बैक्टीरिया का दरअसल ये। वो देखो अंदर उसके नंबरों, उसके नंबर्स उसने बढ़ते हुए दिखाए हैं। ऐसे तो बोर हो जाएंगे यार, जल्दी जल्दी बता। ये कुल मिला के ये बताना चाह रहा था मैं आपको, ये बहुत सारे इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर ये देखो, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे। इससे क्या होता जाता है, ये इसकी कॉपीज बढ़ती जाती है। और फिर आखिरी में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ये जो प्लाज्मिड है ना, इसको आइसोलेट कर लेंगे, वहां से निकाल लेंगे। और फिर उसमें से अपन क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। चलो ठीक है ठीक है। अब मैं आपके सामने आता हूँ, पहले आप मुझे जरा थोड़ा सा फीडबैक दो आपका। मतलब मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, अपने को प्रोसेस तो मैंने आपको समझा दिया, जो प्रोसेस है। मतलब एक डीएनए है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है। जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब अपन ये इंसुलिन वाले ही बात करेंगे, तो इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, पेनक्रियास से निकाला जाता है। तो पेनक्रियास से इसको निकालते हैं और प्लाज्मिड के साथ में जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद में इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, जिसके जो बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ प्लाज्मिड क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोसेस तो ये की यही है, इसके अलावा कोई नई प्रोसेस नहीं है। लेकिन दरअसल ये प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में अपने को ध्यान रखना होता है।
बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको प्रॉपर तरीके से अपने को करना, परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या हो जाएगी, इश्यू हमारे सामने ये आएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो रोंग भी बन सकता है। क्या बन सकता है? रोंग बन सकता है। अगर आप लोगों ने वो कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है तो उसमें हल्क जो है, हल्क भी एक तरीके से देखा जाए तो उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन उसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? उसके साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो बनाना कुछ और चाह रहे थे और बन कुछ और जाता है। ठीक है ना? ये प्रोसेस अपने उस डीएनए टेक्नोलॉजी के बीच में आएगा और रिस्ट्रिक्शन इन जो न्यूक्लियस है ना, वो इसको काटने का काम करेगा। ये सब एंजाइम अपन पढ़ेंगे। ठीक है? पर मेन प्रोसेस जो थी अपनी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो चीजें हैं। ठीक। अब आप लोग जो इस चैप्टर को पढ़ना है, जो क्वेश्चन अपने आएंगे वो यहां से आएंगे, जिसने लिख रखा है ना टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या बता रखा है इसने? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी या डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां से आपको ये टूल्स पढ़ते जाना है, एक एक टूल्स करके। और इन टूल्स के बारे में आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओगे, आपका चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। चलो अब अपन इसको पढ़ते हैं। इस चैप्टर को अपने को 3 हिस्सों में पढ़ना होता है। कितने हिस्सों में पढ़ना होता है? 3 हिस्सों में। अब भैया 3 हिस्से कौन कौन से हैं? मैं आपको एक दूसरा पेज सेंड कर रहा हूं, आप लोग उसको देखना, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी मिलेगी। देखो, पूरा चैप्टर इन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इन 2 हिस्सों में, ये जो मैंने आपको दूसरा पेज भेजा है, इसमें मैंने आपको लिखा है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब अपने को नया डीएनए बनाने के लिए कितने टूल्स की रिक्वायरमेंट है? 3 टूल्स की रिक्वायरमेंट है। कितने टूल्स की रिक्वायरमेंट है? 3। तो 3 टूल्स कौन कौन से होंगे? पहला टूल होगा हमारा एंजाइम। एंजाइम यहाँ पे क्या करेंगे? जब हम लोग फॉरेन डीएनए को निकालेंगे तो उसके लिए भी हमें एक एंजाइम चाहिए। फिर उसको प्लाज्मिड के साथ में जोड़ेंगे, उसके लिए भी हमें एक एंजाइम चाहिए, है ना? फिर उसको हम लोग काट काट के लगाएंगे एक प्रॉपर लोकेशन पे, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए। तो लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज हमें चाहिए, टर्मिनल ट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम हमें चाहिए। ये 4-5 एंजाइम अपने को चाहिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर रहेगा क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर अपना कोई और नई चीज कोई नहीं है। क्लोनिंग वेक्टर हमारा कौन है? क्लोनिंग वेक्टर है हमारा ये कौन? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारा कौन है? क्लोनिंग वेक्टर है। और उसके बाद में लास्ट में अपन जब बात करेंगे, लास्ट में हम किसकी बात करेंगे? होस्ट की। तो होस्ट कौन है यहाँ पे? वो कीटो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्केरियस कोलाई बैक्टीरिया, जिसके अंदर उसको क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, कि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है? कुछ बोलो मुझे। हेलो? सर नहीं आया, थोड़ा डिफिकल्ट लगा। सब समझ में आ गया सर। मेरी बात सुन, डिफिकल्ट है, 110% डिफिकल्ट है। लेकिन तुम लोग बातों को समझो। मैं तुम लोगों को इसीलिए बोलता हूँ रोजाना कि माइक ऑन करके और कैमरा ऑन करके सामने बैठा करो। अब तुम कैमरे के पीछे क्या कर रहे हो मुझे तो यही पता नहीं चलता। सामने आओ सब लोग। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अंकित और सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ जब तुम लोग मेरे सामने रहते हो। तो अब इसमें तुम लोग मेरी इमेजिन करो, तुम सबने अपना माइक कैमरा सब बंद कर रखा है और मैं अकेला बंदा बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। तुम लोग अगर मेरे सामने रहोगे तो कम से कम तुम्हारे एक्सप्रेशन तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो, समझना क्या चाहते हो। राजकुमार टी शर्ट पहन के कहाँ गया था तू? तुम लोग अभी चेंज करके उठा। अपनी भावनाओं को काबू में रखा करो। अभी तुम लोग क्लास में हो। अब मेरी बात सुनो, हम लोग पढ़ क्या रहे वो देख लो पहले। मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोगों को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। आप लोग बेटा समझो, बात को समझोगे तो समझ में आएगा, अगर आप बात को नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए काहे के लिए बनाना है? ये डीएनए की रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोग पहले इस चीज को समझो। मान ले कि ये अंकित है और इस अंकित को क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। अब जैसे इसको डायबिटीज हुआ, यहाँ पे हो क्या रहा है? डायबिटीज होने के साथ में तेरा पेनक्रियास जो था, पेनक्रियास ने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। पेनक्रियास का काम करना कैसे बंद करेगा?
पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होता है, एक्चुअली पेनक्रियास के अंदर 4 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। अपने को सबसे मतलब नहीं है, अपन यहाँ पे बीटा सेल की बात कर रहे हैं। तो बीटा सेल से क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन सीक्रेट होता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। पर किसी भी रीजन की वजह से तेरा जो इंसुलिन था वो सीक्रेट होना बंद हो गया। अब इस केस में क्या चाहिए? तेरी बॉडी को इंसुलिन चाहिए। अब तो इंसुलिन कहाँ से लाएगा? अगर आप मेरी बात सुने तो किसी को, ये अंकित इसको बोल रहे विजेंद्र को या इस राज को बोले कि भाई तेरा पेनक्रियास मुझे दे दे, तो क्या रेडी होंगे? किसी भी कंडीशन में रेडी नहीं होंगे। वो राज तो नाम सुनते ही भग गया, तो उसने केबल ऑफ कर लिया बोल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा मतलब ऐसा एनिमल ढूंढेंगे जिससे अपन पेनक्रियास इजीली क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके। तो अपन क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैसे, लाइक पिग हुआ या गोट हुई या शिप हुआ, जिसको अपन रोज खा रहे हैं। बकरा, हिंदू मतलब बकरा काटा जाता है, रोज काटा जाता है, और बकरे के अंदर क्या होता है? पेनक्रियास होता है। तो अमेरिका वालों ने क्या किया? अमेरिका में बकरा नहीं काटा जाता है, अमेरिका में पिग काटा जाता है। पिग जानते हो ना? सुअर, सफेद सुअर, उसको लोग रोज काटते हैं। तो एक साइंटिस्ट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज हो रही है, और इस सुअर के पास में क्या है? पेनक्रियास है, और उस पेनक्रियास के अंदर क्या होना चाहिए? उसने उसके पेनक्रियास को ढूंढा। तो उसके पेनक्रियास को ढूंढने के बाद में उसको ये पता चला है कि इसके अंदर भी क्या होता है? बीटा सेल होते हैं, और बीटा सेल से क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन सीक्रेट होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, इंसुलिन अपने को मिल गया। अब जैसे उसको इंसुलिन मिला, तो उसने क्या किया? यहाँ पे इंसुलिन मिलने के बाद में उस इंसुलिन का उसने इस्तेमाल करने के लिए सोचा कि इसको अपन कैसे इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल करने के लिए उसको क्या चाहिए? कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। अब डायरेक्टली तो वो क्या कर नहीं पा रहा था, यूज नहीं कर पा रहा था। तो डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया कि एक प्रोसेस अपनाई। यहाँ पे प्रोसेस क्या अपनाई? उस पेनक्रियास का सिर्फ और सिर्फ वो जीन लिया जिससे क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन। और उस जीन को लेने के बाद में, अब एक जीन कितना ही काम करेगा, कि ज्यादा खास काम नहीं कर सकता है। उसको चाहिए इंसुलिन एक ज्यादा अमाउंट में। अब ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उसने क्या किया? उस जीन को लिया और फिर प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड के अंदर उसको डाला, और डाल के उसको बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। तो अब बैक्टीरिया क्या करता है? अब रियल बात सुनना, हर 20 मिनट के बाद में बैक्टीरिया अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। मतलब हमारा रिप्रोडक्शन होता है, तो हमारा रिप्रोडक्शन के लिए बहुत टाइम लगता है अपने को। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर रहा है? हर 20 मिनट में अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। मतलब 20 मिनट के बाद में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, फिर अगले 20 मिनट के बाद में क्या होंगे? 2 बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया, फिर अगले 20 मिनट में क्या होंगे? 4 बैक्टीरिया से 8 बैक्टीरिया, फिर अगले 20 मिनट में क्या होंगे? 8 बैक्टीरिया से और ज्यादा बैक्टीरिया। तो ऐसे वो अपने आप को क्या करता जाता है? डुप्लीकेट करता जाता है, डुप्लीकेट करता जाता है। और उसके अंदर कौन लगा रखा है? इंसुलिन लगा रखा है। तो जब बैक्टीरिया के नंबर बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसुलिन का अमाउंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब उस सारे इंसुलिन को हम लोग क्या करेंगे? बाद में उन बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लेंगे। अब देखो, पढ़ने में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये सब काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। और उन्हीं रिक्वायरमेंट को अपन यहाँ पे किसका नाम दे रहे हैं? टूल्स का नाम दे रहे हैं, कि कौन सी प्रोसेस को करने के लिए कौन से टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। अब समझ में आया? नैतिक समझ में आया? राज को भी आ गया। अब अंकित तेरे को समझ में आया? हाँ सर, हाँ हाँ सर। और जा कर रहा है तू? अच्छा, भागने की उसका तैयारी कोचिंग कर का रहा टाइम, है। हाँ कोचिंग का टाइम हो गया उसका। राज समझ में आया तुझे? आ गया सर, आ गया। हाँ। तो अब आप ये बायोटेक्नोलॉजी इतनी सी बड़ी है, पर कहानी ये है कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारे काय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अलग अलग टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप मेरी बात सुनो, कि आप लोग यूं बोलने चाह रहे हो कि मैं मेकअप कराने जा रहा हूँ, तो आप लोगों के नजरों में मेकअप क्या है? कि मैं वहां जाऊंगा और वो मेरे को कुछ लगा देगा और मैं वापस आ जाऊंगा बढ़िया सज संवर के। पर ऐसा नहीं होगा। आप वहां जाओगे, पहले आपका फेशियल करेगा, बढ़िया आपके फेस को साफ करेगा, फिर आपके आईब्रो को सेट करेगा, फिर आपको क्या लगाएगा? पॉइंट्स लगाएगा, फिर उसके ऊपर वो प्राइमर लगाएगा। प्राइमर के ऊपर वो क्या लगाता है?
क्या लगाता है हाँ। मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीजें लगाएगा, है ना। और उसके बाद में आपका एक लुक आएगा, नया वाला लुक। तो प्रोसेस यही है। तो अपन ने जो बायोटेक्नोलॉजी उसको तो 1.5 मिनट में खत्म कर दिया, पर उसमें स्टेप बाय स्टेप कौन सा काम कैसे किया जा रहा है। जैसे सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब उस पिग के पेनक्रियाज से, पिग का जो पेनक्रियाज है उसमें से उस डीएनए को आइसोलेट करना। ये प्रोसेस अपने आप में बहुत लंबी प्रोसेस है। पिग का पेनक्रियास लिया, अब उस पेनक्रियास का डीएनए निकाला, और उस डीएनए का वो जीन निकाला जिस पर्टिकुलर जीन से क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। उस जीन को क्या करना, आइसोलेट करना है। अपना माइक तो बंद कर ले। देख तो, हाँ सुन लिया। उस जीन को, उस पेनक्रियास के डीएनए में से उस जीन को निकालना जो हमारे लिए यूजफुल है। इसमें भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो आप लोग बीटा सेल निकालने जा रहे हो और गलती से गामा सेल निकल गया, तो इंसुलिन बनने की बजाय क्या निकल बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो बातें समझ में आ गई। तो इस चैप्टर को अपने अपने को किस फॉर्म में पढ़ना है, 3 फॉर्म में पढ़ना है कि टूल्स कौन कौन से चाहिए। तो मैंने आपको दिए कि इसमें हमें 3 तरह के टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक तो हमें चाहिए एंजाइम, एक हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, और एक हमें चाहिए होस्ट। इन 3 चीजों की मदद से हम लोग क्या कर देंगे, पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नया बना के, और अपना काम जो भी प्रोसेस है करना है, मतलब नया डीएनए बनाना है, और वो बना के और उससे हम लोग इंसुलिन ऑब्टेन करेंगे। ये जो मार्केट में अभी इंसुलिन आता है उसको इसी मेथड के थ्रू बनाया जाता है। कौन सी मेथड के थ्रू बनाया जाता है, जो अपन यहाँ पे इतने पिछले 1 घंटे से बार बार कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं। मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूँ कि डीएनए बनाया कैसे जा रहा है। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, तो अब मैं आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ टूल्स में, एंजाइम पढ़ाऊं भैया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, मैं और कुछ तरह का अपनाऊं। समझ में आया सारी चीजें? हाँ, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे। तो टूल्स में सबसे पहले अपन एक एक एंजाइम की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी भी देखते जाना, और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको भी देखते जाना। तो सबसे पहला जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है उसका, लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का क्या फंक्शन होता है, लाइसोजाइम का फंक्शन ये होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, उस प्रोकैरियोटिक सेल से हमें कौन चाहिए, उस प्रोकैरियोटिक सेल से हमें प्लाज्मिड चाहिए। क्योंकि प्लाज्मिड किसके साथ में अटैच है, बैक्टीरिया के साथ में। उस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को अलग करना है, तो हमें एक एंजाइम की मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। तो ये जो लाइसोजाइम होता है इसका फंक्शन होता है, लाइसोजाइम हेल्प इन रिमूवल ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया। बात समझ में आ गई। मैंने नोट्स जो आपको डाले उसमें ये लाइन लिख रखी है मैंने, इस लाइसोजाइम को स्टार बना के लिख रखा है, और उस बैक्टीरिया में से मैंने प्लाज्मिड को बाहर निकालते हुए बताया। हाँ, और इसको बाहर निकलने में कौन मदद करेगा, लाइसोजाइम करेगा। इतना समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है। अब इस लाइसोजाइम को, अपन लाइसोजाइम की मदद से हम लोगों ने क्या किया, प्लाज्मिड को निकाल दिया। अब इस प्लाज्मिड को निकालने के बाद में भैया आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको उस एंडोन्यूक्लियस को निकालना पड़ेगा। इसको एंडोन्यूक्लियस को निकालना पड़ेगा। अभी आपको एंडोन्यूक्लियस डायरेक्टली नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए कि एंडोन्यूक्लियस क्या भला है। प्लाज्मिड निकालने के बाद में हम लोग एक दूसरा एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Restriction endonuclease is a type of enzyme which act as a molecular scissor। ये किसकी तरह काम करता है, मोलिकुलर सीजर की तरह, कैंची की तरह। ये डीएनए पूरा मैंने कहा से निकाला, उस पेनक्रियास से निकाला। अब इस डीएनए को मैंने निकाल तो लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका वर्किंग पार्ट कौन सा है या इसका कोडिंग पार्ट कौन सा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको यहां से निकालने के लिए मुझे एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
कौन किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है, ये मॉलिक्यूलर सीजर होता है। और देखो मैंने नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है, इट रिकॉग्नाइज एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड कट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन और साइट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है उसका एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, बस 5 मिनट बाद चल रहे हैं, 10 मिनट बाद, तो वो क्या करता है, उस डीएनए में से जो कोडिंग पार्ट है उसको तो पहले तो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, है ना। और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको क्या करेगा, कट करेगा। कौन कट करेगा? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। और इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरबेज नाथम। क्या नाम था? अरबेज नाथम। उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और सबसे मेन चीज क्या है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको भी एक बैक्टीरिया में से निकाला गया। किसमें से निकाला गया? बैक्टीरिया में से। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, हम किसी एक ऑर्गेनिज्म से किसी ऑर्गेनिज्म से कोई चीज निकाल के और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, है ना, जिससे हमारा फायदा हो, तो हम लोग यहीं पे यही कर रहे हैं। तो इसको क्या किया गया, एक बैक्टीरिया से निकाला गया। और दुनिया में जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया था उसका नाम था एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुन लो। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना, इन दिस वर्ल्ड, पूरी धरती में सबसे पहले, इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा एंडोन्यूक्लियस प्रिपेयर किया गया था? तो उसका नाम है हिंद सेकंड। अब वो हिंद सेकंड नाम है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हिंदुस्तानियों ने निकाला था। हिंदुस्तानियों ने निकाला नहीं था उसको, उसका नाम हिंद सेकंड था। और उसको कैसे निकाला गया था? एक बैक्टीरिया के अंदर से निकाला गया था। चलो ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको अभी एक और पेज डाला है जिसमें क्लीविंग एंजाइम के नाम से उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो जो इंडोन्यूक्लियस होता है, इंडोन्यूक्लियस को हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? दो हिस्सों में। या आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि इंडोन्यूक्लियस जो होता है दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा रहेगा? एक तो रहेगा एक्सोन्यूक्लियस। क्या रहेगा? एक्सोन्यूक्लियस। और दूसरा रहेगा इंडोन्यूक्लियस। तो एक्सो और इंडो, इन दोनों में फर्क क्या है? तो इन दोनों में ये फर्क है कि जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को कोने को काटता है। देखो मैंने डायग्राम में बता रखा है आपको, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं आपको, एक सेकंड रुकना। ये देखो, कहां से मैं बता रहा हूँ, किसको मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपका ये वाला। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ये एक्सोन्यूक्लियस, और इस एक्सोन्यूक्लियस में देखो, मान लो ये डीएनए आपका, तो इस डीएनए को ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, इस कॉर्नर से कट करेगा, जहां से मैं पिंक निशान बता रहा हूँ। कोने काटेगा, बीच में से नहीं काटेगा। और इसके साइड में मैंने लिख रखा है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, उस पूरे डीएनए में से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कट करेगा। जैसे कैसे? अब आप लोग यहाँ पे फिर से देखो, मान लो ये हमारा डीएनए, ये जो मैंने आपको बनाया, इस डीएनए में से हमारा काम का पोर्शन कौन सा है? इतना सा पार्ट काम का है जो मैंने पिंक कलर से सर्कल बनाया। तो पहले इसको आइडेंटिफाई करेगा और उस पर्टिकुलर जगह से काटेगा। मतलब एक्सोन्यूक्लियस हमेशा कोने से काटता है, और एंडोन्यूक्लियस किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से उसको क्या कर सकता है, कट कर सकता है। इतना समझ में आ रहा है? चलो बहुत यस बढ़िया, सर। आपको इतना समझ में आया। हाँ। अब कल कौन सा त्योहार है रे? कोई सा भी नहीं। कल तीज है। त्योहार है, तेरी मम्मी से पूछ। तो मैं जा रहा हूँ अब 3:30 में। भाई सर भाई। इसके आगे का कल समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है। ठीक 7 बजे ठीक है। साड़ी की दुकानें बंद नहीं हो जाए उससे पहले मुझे जाना है। क्या क्या लेके आना है वो लिस्ट विस्ट बननी है, अभी जाता हूँ। और मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, ये ठीक है नोट्स सर। जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाओ। ठीक है।
तेरे कौन पढ़ा रहा है अंकित तेरे को? हेलो, अरे रुको। बता तो अंकित तेरे को कौन पढ़ा रहा है? हाँ बता, तो अंकित क्लास में पहुंचा नहीं? अब मुझे देख के कहाँ जाता है, मुझे तो देखो। ये कौन अंकित? जा तो हाँ सर के वो पास, हाल चाल। है। प्राइवेसी क्यों? लीक कराना चाह रहे हो आप? ये फ्रेडी ने ये भी आते? वाह यार, ये प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है कि पैनल से पढ़ा रहा है? आगे इतना डेवलप पैनल हो गया पैनल। क्या यार? भाई मेरे को भी प्रोवाइड करवाओ रहे हो तुम लोग पैनल यार। मुझे मेरे पास कुछ भी सामान नहीं, इसलिए मुझे कितना अंकित बोलना साइड में बता, पड़ता है, मुझे अंकित यही साइड समझ में। में नहीं आ रहा। साइड अंकित में बता, साइड में बता अंकित तो साइड बच्चे में। कौन कौन है? कौन कौन बच्चे हैं? इनको बच्चे नहीं अरे देखना है, देख लिया तुम्हें मैंने तो। बच्चे देखना है बेटा। बच्चे देखने हैं। फिर कौन सा रे अरे वो मेरे हाँ, पुराने स्कूल के भी दिख रहे हैं मेरे को, यूं इसलिए। मत समझाओ मुझे। हाँ ये देखो, कल्पेश बैठा है, एक एक ये फ्रेडी बैठा है इसके साइड में। अरे बस बस। सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। ये चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाता हूँ मार्केट। यस ठीक है सर, सर। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ रुकना तुम सब। ठीक है सर, ठीक है सर। बेटे संडे का आएगा क्या? हेलो। हेलो। ये अंकित माइक ऑन कर तेरा। ये आ गया केशव। हेलो। अरे ये अंकित बोल। तेरा माइक ऑन कर। कल कौन स्कूल जा रहा है ये बता दो मेरे को अब। तो नहीं आ गया। मैं तो यूं भी नहीं आ रहा देख। जाना पड़ेगा यार। क्यों रे? मैं तो गांव में चल गया देख। लास्ट। वाह यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो। हाँ ये बढ़िया। जाएगा नीरज, जाएगा नीरज। बालकों, मैं गांव में चला गया हूँ। मैं आऊंगा परसों के दिन। ए भाई तू देख लिया, घर में बैठा है यार, रोज बैठता है। परसों के दिन ये आ सब जाना। कहने की बातें तुम्हारे मुंह में से अगर निकल गया नहीं कि घर पे ही था, तो देखना तुम। मैं गांव में हूँ, तुम सबको पता है। अरे दिख रहा है तू घर पे, ये रोज बैकग्राउंड दिखता है तेरा मेरे को। रुक। बता बाहर, बता क्या जा। बाहर आ गया, बाहर। वो है नहीं बैकग्राउंड में अरे तुम तो इधर जा छोड़ो। दिखता। ब्लॉग बता, ब्लॉग। मैं न्यू कह रहा हूँ, मैं न्यू कह रहा हूँ। ये